हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकंड चैप्टर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत बेसिक चीजें बताई थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो मैंने बोला था कि आपको अगले लेक्चर में इनकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं जो सारा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन। दैट मीन्स की बेसिक डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। और जो हमने डिराइव किया हुआ था, मतलब बस ओरली, अब हम उस फॉर्मूले को एकदम प्रॉपर वे में डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है। उसके बाद फिर सर हम एक आध एग्जांपल देखेंगे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिनको भी नोट्स बनानी है या नहीं भी बनानी है, तो आने वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, जिसपे कोई डेफिनेशन लिखी हुई है, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, पहला टॉपिक है इसमें पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था, द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट as a result of its relative position with respect to other parts of the system। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ब्लॉक और ग्राउंड का एग्जांपल दिया था कि रिलेटिव पोजीशन आपकी क्या है। आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड की सरफेस पे हो, आपकी हाइट 0 है। लेकिन जब आप अपनी हाइट बढ़ाओगे किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, आप ब्लॉक को उठा रहे हो, तो ब्लॉक की हाइट अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है। इसलिए जितना वो वर्क डन होगा वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होते जाएगा। तो वही डेफिनेशन है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन। जिस सिस्टम को हम देख रहे हैं, सिस्टम अंडर कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो सिस्टम हम इस समय देख रहे हैं, जिसको भी मतलब ब्लॉक और अर्थ का सिस्टम तो ग्रेविटेशनल फोर्स में देख रहे हैं, पूरा चार्ज का सिस्टम देख रहे हैं, दो चार्ज का सिस्टम देख रहे हैं, या मल्टी चार्ज का सिस्टम देख रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, और फोर्स ऑफ इलास्टिसिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सर ये होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। वो अभी आपके कोर्स में है, जब उसकी जरूरत आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए सर आगे चलते हैं। देखिए सर, अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तो मैंने आपको इसकी भी डेफिनेशन बहुत प्रॉपर वे में बताई थी। अब ये डेफिनेशन आप रट लेना। मतलब रटना क्या है यार, समझ में आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, मतलब एक पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस एट टू डिफरेंट आर्बिट्ररी पॉइंट्स। मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी तो चार्ज की होगी, चाहे वो जीरो हो या पॉजिटिव हो, कुछ ना कुछ तो होगी ना। ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इन एन प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्बिट्ररी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अब पोटेंशियल एनर्जी चार्ज में क्यों आ रही है, क्योंकि पहले से कोई फोर्स है जिसके अगेंस्ट ही वर्क कर रहा है। जैसे जब आप ब्लॉक वाला एग्जांपल लेते थे, तो ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती थी, क्योंकि आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे। ये तो सर आप करते थे ना। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगाते क्यों थे, क्योंकि वहां पहले से एक फोर्स था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे भी एक प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब एक पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है पूरा एकदम डिटेल में। इसीलिए अब मैं यहाँ पे उसको समझाऊंगा नहीं, मैं बस आपको पढ़ाते चल रहा हूँ। तो जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट जाओगे, ठीक है, दोनों चार्ज का नेचर सेम है, दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक चार्ज को फिक्स कर दे रहे हो और दूसरे को जबरदस्ती पहले के पास ला रहे हो। वो जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो ना। तो वही बोल रहा है कि अगर आप उसके अगेंस्ट वर्क करोगे तो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा सर, वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। जितना वर्क डन आप करोगे एक्सटर्नल फोर्स से इन मूविंग द चार्ज, जो चार्ज आप लिए हो, जिसकी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हो, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब जहां वो था वहां से आप उसको जहां तक ले गए हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ले जाने में जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, उसको जितना वर्क डन करना पड़ा है, वही चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पहले से उपस्थित किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है सर, वर्क डन के बराबर होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स करता है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को ले जाने में, विदाउट अंडर गोइंग एनी एक्सिलरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। इसको भूल गए तो कहानी खत्म। अगर एक्सिलरेशन हुआ तो कहानी खत्म। तो इसीलिए विदाउट अंडर गोइंग एक्सिलरेशन, ये आपको हर डिफिनेशन में मिलेगा। ठीक है सर, अब चलिए आगे चलते हैं।
अब देखो इसको मैंने समझाया हुआ था कि जैसे मान लो आपके पास एक पहले से फिक्स चार्ज है Q, आपके पास एक पहले से फिक्स चार्ज Q है। अब आपको उसको A पॉइंट पे ले आना है और करेंटली जो आपका चार्ज है ये टेस्ट चार्ज जिसको आप ले आना चाहते हो, ये अभी पॉइंट B पे है। तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसको हम Fe बोलेंगे। क्योंकि देखो बेटा, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो आपको पता है कि इनके बीच में एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो कूलम्स लॉ लगा के। F इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2। तो Q1 यहाँ पे Q है और Q2 क्या है, Q नॉट है, अपॉन आर स्क्वायर जो भी इनके बीच की डिस्टेंस होगी, तो वो लगा के आप Fe कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली क्या हो रहा है, ये चार्ज जो है Q ये फिक्स है, तो ये तो हिलेगा नहीं, ये इसको धक्का मार रहा है इस साइड कि भाई तुम जाओ हमसे दूर। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले आ रहे हो जबरदस्ती। ये तो इधर जाना चाहता है, लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको बी से ए पे ले आ रहे हो। ठीक है, तो वही कह रहा है सर कि जब आप बी से ए पे ले आ रहे हो तो बी से ए ले आने में आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। देखो उसका डेरिवेशन था कि आप Fe को F एक्सटर्नल के बराबर अज्यूम कराते हो, ये मैंने आपको बताया है, और ये बिल्कुल बराबर है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि जो चार्ज है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कांस्टेंट स्पीड से दूसरे चार्ज की तरफ मूव कर रहा है, कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। तब सर कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला ये लगा था। ये सारी चीजें मैंने करवाई हुई हैं, तो परेशान ना होना। उसके बाद सर फिर क्या था कि हम जो फोर्स एक्सटर्नल है उसकी जगह हम FeDR रख दे रहे हैं, और वर्क डन बी, ये क्या है, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी। देखो नोटेशन का मतलब समझो, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बी से ए ले आने में जितना वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हम यहाँ से Fe के बराबर लिख सकते हैं। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव ऑफ Fe। तो निगेटिव ऑफ Fe इंटीग्रेशन ए से बी Fe डी आर। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, यही पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी, UA माइनस UB, मतलब वर्क डन in moving the point charge from B to A is equal to potential energy at point A minus potential energy at point B। मतलब कि देखो सीधी बात है, आप चार्ज के जितना पास जाओगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी, तो बड़े में से छोटा घटेगा। पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ेगी, सिंपल सी बात है बेटा, आप चार्ज के जितना पास जाओगे आपको उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, क्योंकि वो पहले से रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। अब आप उसके जितना पास जाना चाहोगे आपको उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और आप जितना ज्यादा वर्क करोगे तो आपका जो चार्ज है उसमें उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, इसीलिए UA जो है UB से बड़ा है। ठीक है सर, अब चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद सर हमने मान लिया कि अगर जो B है वो सर पॉइंट बी ना हो, आर्बिटरी पॉइंट है, हम तो कहीं मान सकते हैं। हम मान ले रहे हैं सर हम इंफिनिटी से ए पे लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से पॉइंट ए पे लेके आ रहे हैं, जहां ए भी कोई आर्बिटरी पॉइंट है, वो कहीं भी हो सकता है, कितनी भी लोकेशन पे किसी भी डिस्टेंस पे हो सकता है, वो आपके ऊपर है। तो जो आपका वर्क है WBA, ये कन्वर्ट हो जाएगा W इंफिनिटी से। WBA का मतलब क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। तो अब क्या हो गया, वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। अब आपको पता है इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो होता है दोनों जीरो होता है, तो आपको ये मान लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज सपोज टू बी जीरो, ऐसा अज्यूम किया जाता है। जब ये जीरो हो गया तो आपके पास UA माइनस UB था, और UB आपको पता है कि जीरो हो गया, तो UA माइनस जीरो इज इक्वल टू UA। तो W इंफिनिटी टू A, वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A इज इक्वल टू UA। अब यहां से आपको क्या निकल के आ गया, किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन। ठीक है, किसी पॉइंट पे किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन आपको यहां से निकल के आ गया। अब चलिए उसको देखते हैं। कहता है सर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी गिवन चार्ज, किसी चार्ज की या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस की कैसे डिफाइन होती है, द टोटल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि अपने से तो आएगा नहीं बेटा, नेचर सेम है तो हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो आप जबरदस्ती उसको खींच के लाओगे, जबरदस्ती लाने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है सर कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी गिवन चार्ज, कोई भी गिवन चार्ज हो या पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, एक ही चार्ज ना हो 10-12 चार्ज हो, तो इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज और द सिस्टम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी
टू द पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में किया गया जितना वर्क डन होगा उसी के बराबर होगा। आप जितना वर्क डन करोगे इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे ले आने में आपका जो चार्ज है वही उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लास्ट लाइन, विदाउट अंडर गोइंग एनी एक्सिलरेशन, विदाउट एक्सिलरेशन ले आना है बेटा, विदाउट एक्सिलरेशन। ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक बेटा क्या था कि आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे, आप निकाल रहे थे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में आप एक चार्ज अज्यूम कर रहे थे। तो इसमें कहा गया कि सर आप तो बता रहे हो कि हाँ ठीक है, एक वर्क डन करना पड़ रहा है क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को या क्यू नॉट अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक ले आने में। तो सर अगर वर्क डन करना पड़ रहा है, अगर डब्ल्यू वर्क करना पड़ रहा है क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आने के लिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज की वजह से है, ठीक है, जिससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, तो कह रहा है कि सर आप निकालते हो वर्क डन, और वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है। कह रहा है सर लेकिन अगर हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तो टोटल वर्क डन है इस चार्ज को ले आने में, लेकिन वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालें तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है ये एक नई क्वांटिटी को जन्म देता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, जो कि ये बताती है कि किसी यूनिट चार्ज को या जितना भी आप वर्क डन किए हो तो पर यूनिट चार्ज आप कितना वर्क किए हो। सपोज करो बेटा, आप मैथ का एक एग्जांपल ले लो कि आप वर्क कर रहे हो लगभग 100 जूल, ठीक है, कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो ये हुई आपकी टोटल एनर्जी की खपत। लेकिन आपसे कोई पूछ दे पर आवर आप कितनी एनर्जी की खपत कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, 100 जूल डिवाइडेड बाई 10 आवर। तो क्या निकल के आ गया, निकल के आ गया 10 जूल पर आवर। ठीक है, तो वही चीज है कि पोटेंशियल एनर्जी बताती है कि टोटल वर्क डन कितना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो ये बताता है कि पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन करना पड़ा है किसी पॉइंट तक ले आने में, पर यूनिट चार्ज। तो बस अब इसकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ध्यान से पढ़ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर होती थी। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, देखो यहीं से चेंज होने वाला है, यहां तक तो सेम था। द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट positive test charge, per unit positive test charge in bringing the unit positive test charge from infinity to that point। infinity से unit positive charge, unit positive charge का मतलब 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज को infinity से किसी पॉइंट तक ले आने में जितना वर्क डन करना पड़ता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि पहले से वहां पे एक चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को आने नहीं देगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल कर रहे हैं। आप ले आते थे चार्ज को तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी हो जाती थी वर्क डन के बराबर, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सर कि हम बता रहे हैं सर आप 1 कूलम का चार्ज लेके आओ, आप 1 कूलम का जब चार्ज लेके आओगे तो 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ले आने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वही क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो यहाँ पहले लिखा हुआ है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स होगा, क्योंकि आपके पास कोई चार्ज पहले से भी तो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और आप इन्फिनिटी से चार्ज को लेके चले आ रहे हो किसी पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ पे आप पोटेंशियल मेजर करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने के लिए ही तो आप एक्सटर्नल का यूज करते हो, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज बताता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे ले आने में कितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को। ठीक है, ये चीज हो गई। विदाउट एक्सिलरेशन, ये सब में रहेगा विदाउट एक्सिलरेशन, क्योंकि जहां एक्सिलरेशन हो गया वहां पे आपका मैग्नेटिज्म शुरू हो गया, चार्ज विथ वेलोसिटी, सीधा आप घुस जाओ मैग्नेटिज्म में। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको V से डिनोट करते हैं, और V होता है W/Q। अब आपको पता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, अब मैं पूरा नहीं लिखा हूं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, जिस पॉइंट पे आप कंसीडर कर रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए, उस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो होता है आपका वर्क डन W। और Q क्या है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज ले आ रहे हो। तो अब आप जब W/Q कर दोगे तो निकल नहीं जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सारे चार्ज से डिवाइड कर दिए तो जो आएगा रिजल्ट वो पर यूनिट चार्ज ही होगा ना। अब इसकी जो SI यूनिट होती है इसको वोल्ट बोलते हैं, और 1 वोल्ट जो होता है वो क्या होता है, 1 जूल पर कूलम, मतलब 1 कूलम। ठीक है, मतलब अगर
1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले आने में 1 जूल का काम करना पड़े, 1 जूल का वर्क डन करना पड़े, तो हम बोलेंगे सर कि उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है। अब आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले पे कि पोटेंशियल के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। तो आपको पता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। W होता है आपका वर्क डन और Q होता है आपका चार्ज। तो वर्क की जो डायमेंशन होती है बेटा वो होती है ml² t पावर -2 और चार्ज इटसेल्फ इसकी तो कोई नहीं होती, लेकिन चार्ज को हम लिखते हैं करंट इनटू टाइम। करंट की डायमेंशन होती है एम्पियर और टाइम की t होती है। तो यहाँ से आपको मिलेगा AT, ठीक है, AT प्लस 1 मतलब पावर 1 ही है, उसको AT लिखो या AT प्लस 1 लिखो। प्लस 1 क्यों लिखे क्योंकि आगे आपको सिंप्लीफाई करना है। ये ऊपर जाएगा बेटा तो A इनवर्स हो जाएगा, ये t ऊपर जाएगा तो प्लस 1 का -1 हो जाएगा, तो t पावर -2 इंटू t पावर -1 मतलब t पावर -3 ml² t पावर -3 A इनवर्स। ये क्या है V का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है, याद रखना स्केलर क्वांटिटी है। कभी कभी किसी किसी एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं तो लोग गलत कर देते हैं। ये सब बहुत बेसिक है पर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। यूनिट्स, डायमेंशन और ये स्केलर वेक्टर ये तो आपको मतलब हर हालत में पता होना चाहिए। इवन आप सो भी रहे हो कोई आपसे पूछे तो आप बता दो कि हाँ यार स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो इसका फायदा क्या है, ये स्केलर है तो इसमें आपको सम करने के लिए डायरेक्शन नहीं देखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सम कर सकते हो। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, जैसे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आया फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आई। अब पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो ये भी कुछ नहीं बेटा, इसकी डेफिनेशन तो आपको दी हुई है, फिगर से ही मैं समझा दे रहा हूँ। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ये ई है, देखो यहाँ पे मैंने ई बनाया हुआ है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट बी से किसी पॉइंट ए तक ले आने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको जब हम चार्ज के अमाउंट से डिवाइड करते हैं तो जो निकल के आता है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये भी बिल्कुल वही है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब Q की जगह आप 1 कूलम भी मान सकते हो। आप Q चार्ज लोगे तो आपको W को Q से डिवाइड करना पड़ेगा। आप यूनिट चार्ज ले लोगे तो Q की जगह 1 रख दो तो W बाई Q मतलब W अपॉन 1 हो जाएगा। तो W अपॉन 1 लिखो या मत लिखो वो एक बात होती है। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे द होगा, अगेंस्ट द, यहाँ पे द होगा, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन, दैट इज की द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा आप वर्क डन के भी फॉर्म में निकाल सकते हो। अब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ लिया है, इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, निकाल दो सीधे VA माइनस VB। तो ये रिवर्स भी हो सकता है, आपको वर्क डन दे देगा तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को बोल देगा। आपको अगर यूनिट टेस्ट चार्ज दे दिया और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो आप वर्क भी निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले में रख के। पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा, चार्ज आपको दे दिया तो वर्क डन आप आराम से निकाल सकते हो। जब एक सवाल करेंगे तो बहुत बढ़िया से करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो या पॉज करके लिख सकते हो, जैसी भी आपकी इच्छा हो। ये फॉर्मूला है, इसको आप लिख लेना, WBA अपॉन Q इज इक्वल टू VA माइनस VB। चलो सर अब आ गए हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको बहुत सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे तो सब लोग डेराइव किए चले गए, बट मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा और बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं पूरा फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करते हुए। तो देखो बेटा एज यू ऑल नो एवरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सबको पता है बेटा कि कोई भी चार्ज होगा पॉजिटिव या निगेटिव तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो निगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है बेटा, बिल्कुल होती है सर। ऐसा कोई मतलब चार्ज नहीं है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ना जनरेट करे, ठीक। अब बेटा एक बात बताओ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो है ना ये बेटा, जो येलो लाइंस है ये क्या दिखा रही है, ये पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, वो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है येलो कलर्स की। और यहाँ पे क्या है, जो ब्लू कलर की लाइंस है ये क्या बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये निगेटिव चार्ज के कारण है। अब देखो क्या होता है कि आपको ये चीज पहले ही मैंने लेक्चर में बता दी थी कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो हमेशा रेडियली अवे जाती हैं, मतलब चार्ज से दूर की तरफ। और जो निगेटिव चार्ज होता है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा रेडियली इनवर्ड होती हैं, मतलब हमेशा चार्ज की तरफ आती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो वही मैंने लिखा हुआ है, फॉर पॉजिटिव चार्ज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये रेडियली आउटवर्ड होती हैं, ये पढ़ाया था आपको मैंने। फॉर निगेटिव चार्ज
रेडियली इनवर्ड होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो व्हेन वी प्लेस एनी चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब हम किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है उसमें हम रखते हैं, तो क्या होता है? तो उस पे एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम एफ कहते हैं। और ये एफ कैसे कैलकुलेट होता है? क्यू ये भी आपको डिराइव करवाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई टैब पे क्लिक करना, वहां आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, फोर्स क्या होता है? वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है, क्यू एनी चार्ज, पी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर चार्ज। अब मतलब जिस पॉइंट चार्ज की वजह से या जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, हम उसको सोर्स चार्ज बोलेंगे। क्योंकि हम बार बार ये बोलेंगे कि वन चार्ज अदर चार्ज, तो मे बी सम ऑफ यू गेट कंफ्यूज। तो हम लोग अब जो भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ई क्या है? ई है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ई क्या डिनोट करता है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, और उसका फॉर्मूला आपको पता है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू क्या है? सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। आर क्या है? वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो। अब क्यू यहाँ है, इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ए है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो कि मतलब कितना मजबूत है। अब आपको यहाँ से ये दिख रहा है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी सोर्स चार्ज से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अब इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ध्यान से समझना, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, वैसे वैसे टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो भी कम होते जाएगा। इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ई जितना कम होते जाएगा, जो आप टेस्ट चार्ज क्यू नॉट सपोज करोगे, उस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ही कम होगा। इतनी चीज कनेक्ट हुई। अब बेटा जितना कम फोर्स लगेगा, उतना ही कम हमें बाहर से एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कराने के लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे पुश कर रही है तो हम इधर चार्ज की तरफ जा रहे हैं। ये सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमको इसके अपोजिट जाना है, चार्ज की तरफ। तो बेटा एक बात बताओ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, मतलब जितना आप सोर्स चार्ज से दूर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना कम लगेगा। तो आपको एफ एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा? बहुत कम। और जब आप एफ एक्सटर्नल बहुत कम लगाओगे, मतलब आपको जो वर्क डन करना होता है, जो एफ एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, वो भी कम लगाना पड़ेगा। और जब आप वर्क डन कम लगाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी कम होगा। मतलब आप सोर्स चार्ज से, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उससे जितना दूर जाओगे, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी चार्ज की, आपका पोटेंशियल कम रहेगा उस पॉइंट पे, समझे? और जैसे जैसे आप चार्ज के पास आते जाओगे, जैसे जैसे चार्ज के पास आते जाओगे, रिपल्सिव फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके अगेंस्ट जाने के लिए, जो कि आप एफ एक्सटर्नल लगाते हो। ज्यादा एफ एक्सटर्नल लगाओगे तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क डन करोगे तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, और ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी तो सर वही तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पर यूनिट चार्ज ज्यादा एनर्जी स्टोर हो रही है, मतलब कि सर उस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि सोर्स चार्ज के जितना पास रहोगे, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा रहेगी। सोर्स चार्ज के जितना दूर रहोगे, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम रहेगी। और अभी ये फॉर्मूले से हम लोग डिराइव भी करेंगे, तो अगर आपको नहीं भी याद रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अब देखो बेटा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सारी ई है, सारी की सारी ही ई है, अब बार बार मैं लिखूंगा। अब इसमें दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी ले लो। अब बताओ बेटा, ये इसको रिपेल कर रहा है? अब एक चार्ज आप क्यू नॉट रखे हो, ठीक है, बी पे, तो बेटा इसके ऊपर क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो किसके बराबर है? क्यू नॉट इंटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बराबर होता है। ये चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ाया गया है। तो एक बात बताओ बेटा, जब हम इसको इधर मूव करा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपना टास्क मुश्किल कर रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, अगर ये सोर्स चार्ज होता है यहाँ पे, तो आप जैसे जैसे सोर्स चार्ज के पास जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, और जैसे जैसे ई बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो ये क्या है? रिपल्सिव फोर्स है जो चार्ज को धक्का मार के इधर की ओर भगा रहा है। तो आपको एफ एक्सटर्नल क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। और जब आप ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो आपका जो वर्क डन होगा वो एफ एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट पे ही तो डिपेंड करता है। तो जब ये बहुत ज्यादा होगा तो वर्क डन भी बहुत ज्यादा होगा, और यही वर्क डन
पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगेगी। और जब वर्क डन बहुत ज्यादा है तो पर यूनिट चार्ज भी वर्क डन ज्यादा होगा। सपोज करो 100 डिवाइड बाई 10 और 1000 डिवाइड बाई 10, तो ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है सर, 100 डिवाइड बाई 10 10 आएगा और 1000 डिवाइड बाई 10 100 आएगा। तो अगर आप वर्क डन बढ़ाओगे और चार्ज वही है तो क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप चार्ज के पास जाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। ठीक है सर, आइए आगे। अब देखो, सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ये मैंने डेफिनेशन फिर से लिख दी थी तो आप इसको पढ़ लो एक बार बस। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं किसी पॉइंट पे ड्यू टू एनी पॉइंट सोर्स चार्ज, किसी सोर्स चार्ज की वजह से जब हम बात करते हैं कि किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, तो हम कहते हैं सर कि ये इक्वल होगा उस वर्क के जो हम करेंगे या एक्सटर्नल फोर्स करेगा यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में। तो चलिए सर इसको डिराइव भी कर दिया जाए कि हमें इंफिनिटी से एक पॉइंट को हम किसी सोर्स चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें स्थित किसी पॉइंट पे ले आते हैं। ठीक है चलो। सो नाउ लेट अस अज्यूम अ पॉजिटिव चार्ज Q। हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q अज्यूम कर लिया जो कि सोर्स चार्ज है। पहली चीज ये सोर्स चार्ज है, दूसरी चीज ये फिक्स है, ये हिलने वाला नहीं है। ठीक है, विच इज एट अ पॉइंट O, ये किसी पॉइंट O पे है। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट A। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट A पे जो पॉइंट O से R डिस्टेंस पे है। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब आपको पता है इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी जीरो होता है, ऐसा अज्यूम किया गया है। अब आपको पता है बेटा कि किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, तो जिस पॉइंट पे रहेगा उसको हम नीचे सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। वी ए मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी इंफिनिटी मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट इंफिनिटी, और आपको पता है इंफिनिटी पे जीरो पोटेंशियल है। ठीक है, तो सपोज वी आर ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, मतलब हम इंफिनिटी से, ये देखो, इंफिनिटी से एक 1 कूलम का चार्ज है उसको हम पॉइंट ए पे ले आ रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट ए पे ले आ रहे हैं। ओके, विदाउट एक्सिलरेशन, बिना एक्सिलरेशन के, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, वेयर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एफ ई। ये अजम्पशन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमेशा है, ये जो एफ एक्सटर्नल होगा ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के बिल्कुल बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसीलिए साइन माइनस का है, और तभी हम अज्यूम करते हैं कि बिना एक्सिलरेशन के आ रहा है। वेयर एफ ई की वैल्यू आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन 1 है, ये आपका 2 है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालते हो कूलम्स लॉ से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 क्या है बेटा? आपके पास कैपिटल Q है। Q2 की वैल्यू क्या है? 1 कूलम। और डिस्टेंस आपको पता नहीं है तो आपने x मानना है, वेयर x इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड एनी अदर आर्बिट्ररी पॉइंट। अब जैसे बेटा ये इंफिनिटी से आ रहा है, सपोज करो यहाँ पे है किसी पॉइंट पे, इसको ले लो P, फिर किसी पॉइंट पे है Q मतलब Q तो यहाँ लियो, R ले लो, S T, तो हर पॉइंट पे डिस्टेंस O से अलग अलग होगी ना, तो हमने x अज्यूम कर लिया है, x की वैल्यू वेरी करती रहेगी। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया है कि किसी आर्बिट्ररी पॉइंट से O की डिस्टेंस x है। अब जैसे जैसे पॉइंट बदलेगा वैसे वैसे x की वैल्यू बदलते जाएगी। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया था। उसके बाद देखो फिर से, सपोज द यूनिट टेस्ट चार्ज हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट P। अब हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लिया कि P है, और इस पॉइंट की O से, जो अभी हमने अज्यूम किया था ना कि x किसी आर्बिट्ररी पॉइंट से पॉइंट O की डिस्टेंस है, तो वो आर्बिट्ररी पॉइंट मान लो P है, और सपोज करो कि हम P से उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं यूनिट टेस्ट चार्ज को R पॉइंट तक, जिसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, किसकी वजह से? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। जब बेटा फोर्स लगाओगे F एक्सटर्नल तो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी ये पॉइंट P से R तक डिस्प्लेस हो गया, और P से R के बीच का जो एकदम एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटे से छोटे छोटे टुकड़े में हमने तोड़ दिया है, तो ये एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट क्या है? dx। अच्छा, इतना डिस्प्लेस हुआ है F एक्सटर्नल लगाने पे, तो एलिमेंट्री वर्क भी मिलेगा, तो एलिमेंट्री वर्क क्या हो जाएगा? dw, जो बराबर होगा एफ एक्सटर्नल डॉट dx के। ठीक है, ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं, ध्यान से देखो। अब आपको इक्वेशन 1 से पता है ना कि एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होता है? एफ एक्सटर्नल बराबर होता है माइनस एफ ई के, ये बात याद रखना, अभी इसको हम आगे यूज करेंगे। अच्छा बेटा, ये एक छोटे से पॉइंट P से एक छोटे से पॉइंट R तक ले जाने का डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर पूरा इंफिनिटी से हम इसको लेके चले आए पॉइंट A तक, तो अगर इतने में dw वर्क हुआ है तो टोटल वर्क के लिए इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू a dw, मतलब छोटा छोटा dw वर्क करना पड़ेगा। इंफिनिटी से आप चले किसी पॉइंट तक आए, आपका वर्क हुआ dw, फिर आप थोड़ा सा और चले, वर्क हुआ dw, फिर आप थोड़ा सा और चले dw, ऐसे करते 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 आप पॉइंट ए पे पहुंच गए dw।
तो इन सारे पॉइंट्स के वर्क को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्क्स है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितने पार्ट में टूटा है, तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स हो और उनको सम करना हो तो हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, अगर फाइनाइट है तो हम समेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डी डब्ल्यू, मतलब इन्फिनिटी से ए में जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, अब यहाँ डिस्टेंस dx है, तो हम कहां से मेजर कर रहे हैं बेटा, हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं आर तक। देखो फिगर, हम इन्फिनिटी हमारा फाइनल पॉइंट है, सॉरी इनिशियल पॉइंट है, और ए हमारा फाइनल पॉइंट है। तो टोटल जब आप ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करोगे तो ये कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा इस पॉइंट ए पे, और ए की ओ से क्या डिस्टेंस है, आर है। तो हम कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आर तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो इन्फिनिटी से आर हो गई, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, इसको कर दिया हमने इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से जब आप देखोगे तो उसमें इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दो। एफ एक्सटर्नल की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसको हम माइनस एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे बेटा, तो देखो यहां से आपको क्या मिला था, डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन की लिमिट अभी मत पे देखो, ये देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल की जगह माइनस एफ रखोगे, माइनस साइन बाहर चला आएगा, एफ यहीं रहेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, अब बेटा टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इन मूविंग यूनिट टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से ए। अब देखो बेटा, यहाँ डॉट प्रोडक्ट था पर ये मल्टीप्लीकेशन में बदल गया, क्यों, क्योंकि बेटा हमने पहले ही डायरेक्शन के लिए माइनस साइन ले लिया है। अगर हम इसको डायरेक्ट एफ ही रखते तो उसके बाद हम निकालते कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, मतलब एफ की डायरेक्शन इधर है, और डिस्प्लेसमेंट dx की डायरेक्शन इधर है। तो एफ ई डॉट डी एक्स वो बनता एफ ई डी एक्स कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आती 180 डिग्री कॉस, और इसकी वैल्यू होती -1, तो वही माइनस बाहर आता, तो वो हमने पहले ही ले लिया है। तो अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी से आर, एफ ई की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू dx। ये इंटू है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है अब। ठीक है, dx। तो बेटा क्या करें, इसको बाहर ले लो, माइनस के क्यू इन्फिनिटी टू आर डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ये मिल गया। अब जब बेटा आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा माइनस के क्यू, और आपको पता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x होता है। ठीक है, तो वही यहां पे हम लिख देते हैं, -1/x, और ये इंफिनिटी है, और ये क्या है, r है। ठीक है, अब इसका माइनस साइन बेटा हम बाहर ले ले रहे हैं, तो ये बन गया माइनस और माइनस प्लस, के क्यू 1/x आर इंफिनिटी, अपर लिमिट आर है, लोअर लिमिट इंफिनिटी है। तो लिमिट रखने का क्या होता है सिस्टम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले आप आर की ऊपर वाली अपर लिमिट वाली वैल्यू रखते हो, फिर नीचे वाली रखते हो। तो यहां से क्या निकल के आ गया, के क्यू अपॉन आर -0, 1/इंफिनिटी 0 होता है, ये निकल के आया। और यही बेटा, यही वर्क डन इन मूविंग, क्योंकि अब आप इसको नीचे 1 कूलम लिख सकते हो ना, तो ये किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक है, उसमें से 0 सब्सट्रैक्ट करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां से क्या निकल के आया, वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू इंफिनिटी ए अपॉन 1 कूलम। ऐसे थोड़ा सा देखने में लगेगा कि आपने मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए किया हुआ है, और इसकी वैल्यू क्या आई है, के क्यू बाई आर। तो वी ए क्या हो गया बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो ए कोई आर्बिट्री पॉइंट है, तो जनरल क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये क्या फॉर्मूला निकल के आया है, किसी भी चार्ज क्यू की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा जो उससे आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो बेटा यहां से क्या निकल के आ गया, यही फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज एट एनी पॉइंट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज। मतलब कि आप इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो किसी चार्ज क्यू की वजह से जो पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, और बेटा अब आप देखो v का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, कोई भी रैंडम चार्ज है, कैपिटल क्यू लिखना जरूरी नहीं है। तो देखो बेटा, v किस पे डिपेंड करेगा, v डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे, पॉजिटिव और निगेटिव।
ठीक है। पॉजिटिव क्यू तो वी पॉजिटिव, ठीक है, मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। निगेटिव क्यू तो वी निगेटिव, मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव लोगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, चार्ज निगेटिव लोगे तो पोटेंशियल निगेटिव रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर चार्ज की वैल्यू आप फिक्स कर दो, 2 कूलाम ले रहे हो, 4 कूलाम ले रहे हो, 10 कूलाम ले रहे हो, ले लिए, अब फिक्स हो गई वैल्यू, तो ये पूरा क्या बन गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी लग जाएगा। मतलब वी क्या है, वी और आर का ग्राफ बनाओगे, आर और वी, तो क्या होगा, ये ऐसे आएगा। मतलब जैसे जैसे आप आर की वैल्यू कम करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे आप चार्ज की तरफ जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे तो आर की वैल्यू क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल की वैल्यू घटा रहे हो। मतलब जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे तो पोटेंशियल जो है किसी पॉइंट पे उस चार्ज की वजह से उसकी वैल्यू लो होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ये स्केलर होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, वी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक बात बताओ बेटा, अगर बहुत सारे चार्ज हो, देखो मान लो ये पॉइंट पी है, इस पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक चार्ज Q1 की वजह से, एक चार्ज Q2 की वजह से, एक चार्ज -Q3 की वजह से, एक चार्ज Q4 की वजह से, और डॉट 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 एक चार्ज Qn की वजह से। तो क्या करोगे, तो बेटा इसमें सिंपल सा है, आपको दूसरे चार्ज से कोई मतलब नहीं है, इसका इसका अलग पेयर बनेगा, इनका इनका अलग पेयर बनेगा। ठीक है, तो इस पे Q1 की वजह से, पॉइंट P पे Q1 की वजह से क्या चार्ज होगा, V1 होगा। V1 मतलब पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज वन, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, पॉइंट P पे Q1 चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है उसको क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको कांस्टेंट कर रहे हैं, Q1/R1। इनके बीच की डिस्टेंस भी तो होगी ना कुछ, R1 होगी। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, R2 होगी। इनके बीच की भी कुछ डिस्टेंस होगी, R3 होगी। इनके बीच की भी कुछ डिस्टेंस होगी, R4 होगी। और इनके बीच की भी कुछ डिस्टेंस होगी, उसको हम Rn कहेंगे। तो सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा, K Q2/R2। V3 देखो बेटा निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव साइन लग जाएगा चार्ज के साथ। चार्ज को आप सिंबल के साथ और साइन के साथ लोगे। ठीक है, तो चार्ज अगर निगेटिव है तो पोटेंशियल निगेटिव हो गया। ठीक, तो क्या आ गया, R3। V4 क्या आ जाएगा बेटा, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4/R4। Vn के लिए क्या करोगे, Qn/Rn। तो टोटल पोटेंशियल ऑन P क्या हो जाएगा, कैपिटल V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 माइनस V3, क्योंकि ये जुड़ तो ये भी रहा है लेकिन प्लस का है तो इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -V3, आपकी समझ के लिए। ठीक है, V4 ... ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। मतलब कि किसी पॉइंट पे डिफरेंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से उस पे जो पोटेंशियल होगा उसका सम होता है। अब इसको आप जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हो, अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n k QI/RI। इसमें सब आ गया। I की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा। I की वैल्यू 1 रख के देखो, यहां से आएगा K Q1/R1। I की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, Q1/R1 प्लस K Q2/R2। समेशन का मतलब होता है 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे सारे इसमें जुड़ते जाएंगे। और विथ सिंबल जुड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव पोटेंशियल होगा। इसके आगे की चीजें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा करने पे आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है, तो बस अगले लेक्चर से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, इस पे कमेंट करिए और इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में।